Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट JRF का जून का क्वेश्चन पेपर है जो कि है 2013 का और 2013 का ये सेकेंड पेपर है और सेकेंड पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये स्पेशली क्वेश्चन पेपर तो है प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट जेआरएफ का, बट अगर आप होम साइंस से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी या किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपका सिलेबस कुछ पोर्शन है जो सिमिलर है, क्वेश्चंस भी वही आते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी वही हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन के फ्रेम्स कैसा हो रहा है और क्वेश्चंस को कैसे समझना है ये आपको हेल्प करेगा यहाँ से कि आप अगर नेट जेआरएफ के अलावा भी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये हेल्प करेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब चैनल पे आपको कोई क्लास नहीं मिल रही है तो सारी क्लासेस के जो लिंक हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है, जहाँ पे भी आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। और जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी रीजन फॉर पार बॉइलिंग इज। पार बॉइलिंग के लिए मेन रीजन क्या है या पार बॉइलिंग क्यों करते हैं। तो पार बॉइलिंग है क्या, जो भी गर्म पानी में जो भी हमारा फूड है या जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, फूड है, इनको गर्म पानी में रखना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्या करते हैं इसमें उसको बॉईल करते हैं। और स्पेशली पार बॉइलिंग किसके लिए, हमने राइस के लिए पढ़ी है। तो पार बॉइलिंग का काम क्या होता है, ऑप्शंस क्या है, वाइटन द राइस, इनहेंस कुकिंग टाइम, कंजर्व न्यूट्रिएंट्स, टू फेवर जिलेटिनाइजेशन। तो पारबॉइलिंग का जो मेन प्राइमरी रीजन है वो है कि न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करना, कंजर्व द न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखना। जैसे राइस है, राइस के ऊपर जो ब्रान होता है, जब राइस बनाने के लिए ब्रान को हटाते हैं तो ब्रान और राइस के बीच में एक लेयर होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब इसमें हम पारबॉइलिंग करते हैं तब ये लेयर वाले न्यूट्रिएंट्स जो है वो सोक होके राइस में आ जाते हैं, जिससे जब राइस से ब्रान हटाते हैं या राइस बनाते हैं तब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है ये इनका लॉस नहीं होता है। तो पारबॉइलिंग का काम मेन ये है, रीजन है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छिलके के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, छिलका हटाने पे ये न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स खराब ना हो इसकी वजह से पारबॉइलिंग करते हैं। पारबॉइलिंग करने में ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये सीड में ट्रांसफर होके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, recommendations for visible dietary fat intake for an adult Indian woman जो कि मॉडरेट वर्कर है एज सजेस्टेड बाय ICMR RDA 2010। RDA 2010 के अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन है जो कि मॉडरेट वर्कर है, उसको कितना विजिबल डाइटरी फैट इंटेक लगेगा या फिर उसको फैट इंटेक की कितनी जरूरत है। तो ऑप्शंस क्या है, 25 ग्राम पर डे, 20 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे या 40 ग्राम पर डे। तो अगर हम बात करें RDA 2010 के अकॉर्डिंग इंडियन एडल्ट वुमेन है जो कि एक मॉडरेट वर्कर है तो उसको फैट की रिक्वायरमेंट होती है 25 ग्राम पर डे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कीपिंग कुक्ड फूड वार्म इन कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में जो कुक्ड फूड है उसको गर्म रखने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस है टोस्टर, बेनमारी, फूड ट्रॉली, स्मोक गार्ड बोर्ड। तो अगर हम बात करें फूड को, कुक्ड फूड है उसको गर्म रखने के लिए कैफेटेरिया में बेनमारी एक इक्विपमेंट होता है, ये यूज किया जाता है। ये कुक्ड फूड को गर्म रखने में हेल्प करता है। टोस्टर टोस्टिंग के लिए, ब्रेड टोस्ट करने के लिए, फूड ट्रॉली फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, स्मोर गैस बोर्ड ये एक तरह की टेबल होती है जिसमें सारा मेनली यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं वो ब्रेड आइटम्स होते हैं, सैंडविच टाइप आइटम्स होते हैं, वो पूरी टेबल पे ओपन में से बुफे के टाइप में लगा के रखे जाते हैं, इसको बोलते हैं स्मोर गैस बोर्ड। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो फूड को गर्म रखने में हेल्प करता है तो वो है
बैन मारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ क्लॉथिंग? इनमें से कौन सी कपड़े की हम बोल सकते हैं कि उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शंस क्या हैं? प्रोटेक्शन, टैटूइंग, एडॉर्नमेंट या मॉडेस्टी। तो कपड़े की उत्पत्ति क्यों हुई है, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? एक तो प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा एडॉर्नमेंट मतलब हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं, मॉडेस्टी मीन्स हमें शालीनता दिखती है, हम जैसे पार्टी है तो पार्टी वेयर टाइप कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल मीटिंग है तो फॉर्मल मीटिंग टाइप्स कपड़े पहनते हैं, तो ये हमारी मॉडेस्टी हो गई। लेकिन टैटू क्या है? टैटू बनाना ये कोई क्लॉथिंग की थ्योरी तो है नहीं कि टैटू बनवा लिया, तो टैटू जो है ये हमारे कपड़े की उत्पत्ति का कारण नहीं है या रीजन नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेच फाइबर? इनमें से कौन सा एक स्ट्रेच फाइबर नहीं है? स्ट्रेच मतलब ऐसा खींचने वाला फाइबर या रबड़ के टाइप का इलास्टिक फाइबर नहीं है। ऑप्शंस क्या है? नियोप्रेन, स्पैंडेक्स, इलास्टेन और विस्कस। तो जो विस्कस है ये स्ट्रेच फाइबर नहीं है, बाकी नियोप्रेन है, स्पैंडेक्स है, इलास्टेन है, ये सारे स्ट्रेच फाइबर हैं, बट विस्कस जो है ये हमारा स्ट्रेच फाइबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, द गैस दैट इज फाउंड इन कंप्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर। कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर के फ्रिज के कंप्रेसर में पाई जाती है? तो वो है फ्रेऑन 12। फ्रेऑन 12 जो गैस है ये फ्रिज के या इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंटल पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 to 12 मंथ नोन एज। देखो जब बच्चा जो है वो 8 से 12 महीने तक का बच्चे को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज की या जो डेवलपमेंटल पीरियड है या जो स्टेज है इस स्टेज को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस क्या है? टॉडलर, इनफेंसी, टीन या पेयर। तो 8 महीने से 12 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं या इनफेंसी कहते हैं। टॉडलर मतलब 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसको इन्फेंसी कहते हैं। और पेयर क्या है? पेयर की अलग से डेफिनेशन है, मतलब एक एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका जो फ्रेंड सर्कल है पूरा, जैसे 4 से 5 साल के बच्चे हैं तो 4 से 5 साल के बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है उसको हम बोलेंगे पेयर या पेयर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, द टारगेट ग्रुप फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन। जो नेशनल लिटरेसी मिशन है इसके लिए टारगेट, जो नेशनल लिटरेसी मिशन शुरू किया गया था तो इसका काम क्या था? मेनली जो एडल्ट्स हैं जो स्कूल नहीं जा सके उनके लिए अलग से एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये नेशनल लिटरेसी मिशन किस एज के एडल्ट्स के लिए चलाया गया था? उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल लिटरेसी मिशन, तो ये जो नेशनल लिटरेसी मिशन है ये आया कब था? तो अगर इसका हम सही बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, 15 से 35 साल के जो एडल्ट्स थे उनके लिए नेशनल लिटरेसी मिशन चलाया गया था। लेकिन उसके साथ इसका काम क्या था कि जो एडल्ट्स जो अपनी स्कूल पूरा नहीं कर पाए, जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, और उनको थोड़ी सी वोकेशनल एजुकेशन देना है, जिससे बेसिक एजुकेशन लाइक रीडिंग, राइटिंग या उनके कुछ जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस थे वो कर सके, इसके लिए नेशनल लिटरेसी मिशन चलाया गया था, जो कि एडल्ट्स के लिए चलाया गया था, 15 से 35 साल के जो एडल्ट्स हैं। और ये नेशनल लिटरेसी मिशन आया कब था, कौन से ईयर में लाया गया था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज एन इंटेंस एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर मोटिवेटिंग एंड मोबिलाइजिंग अ कम्युनिटी टू एक्शन। ये एक हमारी एजुकेशनल एक्टिविटी है या हम बोल सकते हैं एक मोटिवेटिंग एक्टिविटी है, जो जिसका काम क्या है, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को किसी चीज के बारे में अवेयर करना, अवेयर करने के बाद कोई काम है तो उसके लिए उस काम को एक्शन में कैसे लाना है, उसको काम करने के लिए उनको मोटिवेट करना। तो कम्युनिटी को अगर हमें मोटिवेट करना है, कम्युनिटी को किसी एक पॉइंट पे लाके उनसे किसी एक काम के लिए बोलना है कि अच्छा ये आपका कम्युनिटी के लिए ये आपका काम है, आपको ये करना है, तो उसके लिए उनको मोटिवेट करना या मोबिलाइज करना है, उसके लिए क्या किया जाता है? कैंपेनिंग की जाती है।
यहाँ पे हमको लार्ज ग्रुप है या बड़े बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को या पूरी कम्युनिटी को हमको अवेयर करना है किसी चीज के बारे में, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या उनके कम्युनिटी में क्या हो रहा है, उनको क्या एक्शन लेना है, इसके लिए उनको मोटिवेट करना है। तो उसके लिए कैंपेनिंग यूज की जाती है। उसके बाद क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे 4 से 5 लोगों का ग्रुप बैठ के उस प्रॉब्लम के जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके क्या जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या आइडिया होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को नहीं डिस्कस कर रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जबकि हम यहाँ पे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, क्या क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, हम कैसे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। कोलोकियम मतलब एक सेमिनार होता है, एजुकेशनल सेमिनार, जिसको हम बोल सकते हैं कि एजुकेशनल सेमिनार, उसको हम बोलते हैं कोलोकियम। उसके बाद कैंपेन। कैंपेन का तो यहाँ पे आपने देख लिया, किसी भी कम्युनिटी को या जहाँ पे ज्यादा नंबर में लोग हैं उनको मोटिवेट करना। उसके बाद सिंपोजियम, ये भी एक टाइप ऑफ सेमिनार होता है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा और उस टॉपिक पे जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट्स जो हैं, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो हैं, वो लोग बैठ के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं सिंपोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेयर सर्टेन स्कोर रैंक रिलेटिव टू ऑल अदर का हम यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे या कौन सा हम ऑर्डर यूज करेंगे, जिससे हमें देखना है कि जो भी हमारे स्कोर्स हैं या ये रैंक हैं ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो ये होता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। Which of the two nutrients are responsible for green ring formation in boiled egg? जो boiled egg है उसमें कभी कभी देखो एग के किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन रिंग बन जाती हैं। तो ये जो ग्रीन रिंग बन जाती हैं कौन सी न्यूट्रिएंट्स की वजह से बन जाते हैं, कौन से 2 न्यूट्रिएंट हैं जिनकी वजह से बॉइल्ड एग के किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन रिंग्स बन जाती हैं? तो वो होता है एक तो आयरन और सल्फर। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following foods are rich in omega 3 fatty acid? कौन सा फूड जो है वो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच है? तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, लार्ड, बटर, फैटी फिश, ऑलिव लीवर, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड सीड या वॉलनट्स। तो यहाँ पे ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स हैं फैटी फिश, मस्टर्ड सीड एंड वॉलनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद सैनिटेशन? इनमें से कौन सा टर्म है जो सैनिटेशन से, हमारा जो सैनिटेशन मतलब स्वच्छता से संबंधित है? तो ऑप्शंस क्या है, JIT, MBO, HACCP, BARS या GHP। तो सैनिटेशन की अगर हम बात करें स्वच्छता से रिलेटेड है, एक तो हमारा है HACCP, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। उसके बाद है GHP, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस या गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो ये हमारा भी रिलेटेड है। 3 और 5 जो है, 3 और 5 हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। HACCP और GHP गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हमारा ये सैनिटेशन से रिलेटेड है। उसके बाद बचा क्या, JIT, MBO और BARS। JIT इज जस्ट इन टाइम, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, BARS बिहेवियर अप्रेजल रिव्यू सिस्टम। ये सारे हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन जो HACCP है और GHP है ये सैनिटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। प्रिंसिपल्स इन टेक्सटाइल डिजाइन आर। टेक्सटाइल डिजाइन में हमने क्या, हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं। तो प्रिंसिपल्स हमने टोटल 5 पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, प्रोपोर्शन, बैलेंस, लाइट, हार्मनी और रिदम। तो यहाँ पे जो लाइट है ये हमारा एलिमेंट है। तो बचे कौन से, प्रोपोर्शन, बैलेंस, हार्मनी और रिदम। ये हमारे 4 क्या होगा, ये हमारे 4 प्रिंसिपल हो गए। हमने टोटल कितने 5 प्रिंसिपल पढ़े, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल बच गया।
तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपके लिए दो, एक तो नेशनल लिटरेसी मिशन कौन से ईयर में आया, और हमने टेक्सटाइल प्रिंसिपल जो है, हमने 5 प्रिंसिपल पढ़े हैं, तो यहाँ पे हमें 4 प्रिंसिपल मिल रहे हैं। तो 5वां प्रिंसिपल क्या है, तो टेक्सटाइल प्रिंसिपल आपको बताना है। टेक्सटाइल प्रिंसिपल का एक का नाम और नेशनल लिटरेसी मिशन ये कब आया। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए, इनके आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रोप्रोसेसर्स कंट्रोल्ड अल्टरनेटिव्स इन वीविंग हैव रिजल्टेड इन। जो वीविंग प्रोसेस है पहले कैसे होता था, लूम से, हैंडलूम से, उसके बाद मशीन लूम आए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हुआ, इससे वीविंग में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो हम देखेंगे ऑप्शंस क्या है। बेटर एंड एश्योर्ड क्वालिटी फैब्रिक, हाई नॉइज एंड वाइब्रेशन, हाइयर रेट ऑफ प्रोडक्शन, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबल परफॉर्मेंस। तो जब हमने वीविंग में मशीन्स यूज किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए, माइक्रो प्रोसेसर यूज किए, तो उससे क्या हुआ, बेटर एंड एश्योर्ड क्वालिटी फैब्रिक, हमें जो फैब्रिक मिला उसकी क्वालिटी अच्छी है। हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, हैंडलूम के कंपेयर में अगर कोई हाथ से काम कर रहा है वही काम कोई मशीन से किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है मशीन से जो काम है वो जल्दी होगा, तो प्रोडक्शन का रेट भी बढ़ गया। कंसिस्टेंसी एंड रिलायबल परफॉर्मेंस, तो हमारा ये ऑप्शन 4 भी सही है। 1 3 और 4, 1 3 और 4 मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। Anthropometric is concerned with structural dimensional with dimensions which are anthropometric measurement हमने पढ़े हैं। तो anthropometric measurement क्या होते हैं, बॉडी के जो डायमेंशंस हैं उनको मेजर करते हैं। और कौन से डायमेंशंस, जिसमें हम मेजर करते हैं वेट, हाइट और वेस्ट सर्कम्फरेंस, 1 3 एंड 4। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री मीन्स हमें बॉडी डायमेंशंस को मेजर करना, उसमें भी क्या क्या, हाइट, वेट और वेस्ट सर्कम्फरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस द करिकुलम शुड बी। अगर कोई मीटिंग है, एक फॉर मीटिंग है, उसमें लोग मिलने आ रहे हैं, मीटिंग में लोग मिल रहे हैं, तो वहां पे जो करिकुलम होगा वो कैसा होगा। अब मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, कोई भी मीटिंग है, तो वहां पे क्या, एक तो हमारा करिकुलम कैसा, फॉर्मल होगा। कभी हम किसी डेलीगेट से मिल रहे हैं तो हम उनसे फॉर्मली मिलते हैं ना, उनको डेलीगेट है, गुड मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो हम उसको फॉर्मली विश करके हम उनको फॉर्मल तरीके से मिलते हैं। दूसरा हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने बोला 3 to 5 मीटिंग है, अब मीटिंग के बीच में अगर किसी का इंपॉर्टेंट कॉल है या किसी को बाहर जाना है कुछ, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल रिजिड करिकुलम नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल से मिल रहे हैं तो वहां का जो करिकुलम है वो फॉर्मल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। ओके, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है नेशनल लिटरेसी मिशन ये कब आया, और दूसरा टेक्सटाइल प्रिंसिपल, क्वेश्चन में हमने 4 प्रिंसिपल के बारे में बात की, तो आप 5वां प्रिंसिपल क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 2 क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।